नमस्कार दोस्तों, ईमांक डिफेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल की सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने क्या देखा था? भारत का नामांकन देखा था, यानी नामांकन कैसे हुआ था। हमने कल अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में देखा था। ठीक है, इसके बाद में जो हम कंटिन्यू करेंगे वो भारतीय सीमाएं करेंगे। क्या करेंगे? भारतीय सीमाएं। भारतीय सीमाएं। आपको पता है दोस्तों, जो सीमा है वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है स्थलीय और दूसरी होती है जलीय सीमा। जलीय सीमा। दोस्तों आपको पता होगा भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है जलीय सीमा, और भारत की जलीय सीमा की लंबाई, जलीय सीमा की लंबाई आपको पता होगा 6100 किलोमीटर है। द्वीपों समेत, द्वीपों समेत 7,516.6 किलोमीटर है। दोस्तों इस क्वेश्चन को HCS 2018 में पूछा गया था। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं। तो हम जो स्थलीय सीमा है इसमें देखेंगे किन देशों के साथ स्थलीय सीमा लगती है। दोस्तों हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो लंबाई है सीमा की वो सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा किसकी लगती है? बांग्लादेश के साथ। कितनी दूर वो है? 4,096.7 किलोमीटर है। ये आपको दोस्तों पता होगा। ठीक है, और वैसे हम मोटे तौर पे देखेंगे जो कौन कौन से देश हैं किस दिशा में भारत के जो राज्य हैं वो सीमा का निर्धारण करते हैं, वो देख लेते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत के उत्तर में, यह तो उत्तर पश्चिम है, भारत के उत्तर पश्चिम में, ये भारत के उत्तर में बात करेंगे तो इसमें चीन है, नेपाल है और भूटान है। ठीक है, और हम अगर भारत के पूर्व की बात करेंगे, भारत के पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमा लगती है। यह आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक जो सीमा की लंबाई है वो बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा की लंबाई। यह आप याद रखिएगा 4,096.7 किलोमीटर है। और सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा लगती है। किसके साथ है? लद्दाख के साथ सीमा लगती है। इसके अलावा आपको पता होगा, हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा लगती है सर्वाधिक, वो बांग्लादेश के साथ लगती है। आपको पता होगा इसमें भारत के कौन से राज्य हैं इसको टच करते हैं, ये ध्यान रखना है। पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। दूसरे नंबर पे असम, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा, चौथे नंबर पर मेघालय और पांचवें नंबर पर मिजोरम। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो लगभग
2200 किलोमीटर की वेस्ट बंगाल के साथ लगती है, भारत और बांग्लादेश की। आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा, 100वां संविधान संशोधन के तहत भारत बांग्लादेश सीमा का पूर्ण निर्धारण हुआ है। दोस्तों, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपको पता होगा, जब भारत और पाकिस्तान दो पृथक जो दो पृथक देश बने थे, आपको पता भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, तो उस समय पे जो बांग्लादेश है इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन आपको यह भी पता होगा, दिसंबर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए। और दूसरे नंबर पे आता है कौन सा? चाइना, चीन। आपको ये याद रखना है, 3488 किलोमीटर की जो सीमा है वो चाइना के साथ लगती है। ये हमारे को ध्यान रखना है। और आपको पता होगा, जो 1914 में मैक हेनरी मैकमोहन ने भारत चीन की सीमा का निर्धारण किया। ये दोस्तों आप याद रखिएगा। चाइना है, ये इस निर्धारण को नहीं मानता है। भारत और चीन की जो सीमा है वो मुख्यतः 3 भागों में इसको बांटते हैं। ठीक है, यानी कि चीन के पश्चिम, मध्य और पूर्वी। ये आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन से राज्य हैं जो इसको टच करते हैं भाई? आपको पता है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, आपको पता होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपको पता होगा उत्तराखंड, ठीक है, और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश भारत और चीन की सीमा का निर्धारण करता है। इसके मोटे तौर पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो पश्चिमी सीमा है, यह आपको दोस्तों पता होगा, जो जिनजियांग प्रांत है, जिनजियांग प्रांत, यानी कि ये चीन में माना जाता है, को लद्दाख सिंधु नदी के बेसिन से तारिम बेसिन तक, ठीक है, तारिम बेसिन तक, ये क्या है? पश्चिमी सीमा का निर्धारण है। आपको पता होगा दोस्तों, 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के बाद आपको पता है चीन ने जो पूर्वी जो लद्दाख है उस पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। भारत इस क्षेत्र की जो सीमा है उसको अवैध मानता है। भारतीय सीमा का निर्धारण या फिर अवैध मानता है, क्योंकि जो चीन द्वारा जो अक्साई चीन क्या कर रखा है? कब्जा करके रखा हुआ है। अगर हम मध्य की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें आएगा आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। आपको पता है दोस्तों, ये लद्दाख से नेपाल तक समांतर श्रेणी में सीमा का निर्धारण करता है। और ये जो मध्य सीमा है, इस पर भारत और चीन के बीच में कोई भी विवाद नहीं है। पूर्वी सीमा की बात करेंगे, पूर्व में आता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम।
दोस्तों आपको पता है जो अरुणाचल प्रदेश है उसको चाइना अपना हिस्सा बताता है, अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है और चीन इस सीमा को नहीं मानता। आप ये जरूर याद रखिएगा, जो पश्चिमी सीमा है उसको भारत नहीं मानता है, पूर्वी सीमा है उसको चाइना नहीं मानता है। जो मध्य सीमा का निर्धारण हुआ है इसमें किसी भी देश का कोई भी खास कोई बड़ा विवाद नहीं है, आप इसको ध्यान रखिएगा। हमने दोस्तों क्या देखा, भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा का निर्धारण देखा, और दूसरा देखा हमने भारत और चीन के बीच में, भारत बांग्लादेश भारत चाइना के बाद अब बात आती है भारत और पाकिस्तान की। इसकी भारत और पाकिस्तान की। दोस्तों आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान है वो भारत से अलग हुआ था, आपको पता ही होगा 14 अगस्त 1947 को, ठीक है, भारत पाकिस्तान से अलग हुआ था। भारत पाक की जो सीमा है वो 3323 किलोमीटर लंबी है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा बनती है इसमें कौन कौन से राज्य टच करते हैं, एक करता है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, उसके बाद में करता है पंजाब, तीसरे नंबर पे गुजरात, राजस्थान, उसके बाद आता है गुजरात। ये 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करता है, आप इसको ध्यान से देखना। आपको पता है दोस्तों भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था उसी समय से बहुत सारा काफी विरोध हुआ है, आपने ये पीछे देखा भी होगा। अभी हाल में आपको पता होगा क्या क्या विवाद है, मेन तौर पे देखते हैं। एक है सरकरीक विवाद है, ठीक है, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर को लेकर विवाद है, तीसरा सी पैक ये है भाई चीन पाक आर्थिक गलियारा, ठीक है, चौथा सियाचिन को लेके, सियाचिन ग्लेशियर को लेके विवाद है, ठीक है, ये क्या है आपको पता है। और सिंधु नदी समझौता, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान को लेकर काफी विवाद है। जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था आपको पता है 3 रियासतें ऐसी थी जो ना भारत में शामिल हुई थी और ना ही पाकिस्तान में शामिल हुई थी। आपको पता है जो हैदराबाद है, दूसरी जूनागढ़ थी, तीसरी जम्मू एंड कश्मीर की थी। जो जम्मू एंड कश्मीर की थी मेन विवाद यहाँ से था क्योंकि आपको पता है जो हैदराबाद रियासत थी उस पर पोलो ऑपरेशन चलाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और उस सैन्य कार्रवाई से उसको भारत का अभिन्न अंग बना दिया। और दूसरा जूनागढ़, वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ था और जनमत संग्रह में जो वहाँ की जनता थी उसने भारत के पक्ष में वोट किया था। तीसरे बच गया जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो राजा था वो हरी सिंह था, वो नहीं चाहता था ना वो भारत में शामिल होना ना ही पाकिस्तान में, वो न्यूट्रल रहना चाहता था। लेकिन जैसे ही जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पाकिस्तान ने आतंकवादियों से और पाकिस्तानी सेना व कबीलों की सहायता से जम्मू एंड कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जब जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण किया तो वो भारत में आए और भारत में सैन्य मदद मांगी, और जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उसने सैन्य मदद देने से मना कर दिया। उसने क्या वाला दिया कि हम संप्रभु राष्ट्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको पता ही होगा दोस्तों 1948 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था, विलय की नीति पर हस्ताक्षर, विलय की नीति पर हस्ताक्षर हुए। ऐसे में क्या हो गया, यह भारत का भिन्न अंग हो गया। लेकिन जब विलय की नीति पर हस्ताक्षर हुए थे उसके बाद में भारतीय सेना
पाकिस्तान, ये जो जम्मू कश्मीर पहुंची, और जब तक जो पाकिस्तान है 1/3 हिस्से पर क्या कर चुका था, कब्जा कर चुका था। इसको आज क्या बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, इसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। ठीक है, इस पर आज इसका कब्जा है। लेकिन 1994 में 1994 में भारत की संसद में कहा पीओके भारत, जम्मू एंड कश्मीर या भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। आपको ये देखेंगे हम। ठीक है, भारत का अभिन्न अंग है। आपको पता होगा 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था, जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, 2 यूटी का निर्माण किया था। ठीक है, और यहाँ पे लगातार क्या हो रहा था, जो आतंकवाद है वो पनप रहा था। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा का निर्धारण हुआ था वो 1947 में किसके द्वारा, रेड किल्प आयोग के द्वारा, रेड किल्प आयोग के द्वारा क्या किया, सीमा का निर्धारण। वो काफी डिस्प्यूटेड माना जाता है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं सरक्रीक विवाद क्या है। सरक्रीक है ये जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण के उत्तर में स्थित है, जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के 23 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ठीक है, जो कच्छ के रण में जो सरक्रीक है, आपको पता होगा सरक्रीक भारत की दृष्टि से एक दलदल क्षेत्र है, एक दलदल क्षेत्र है, जबकि पाक इसे झील मानता है। इसके अनुसार सरक्रीक को अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार दोनों देशों का हिस्सा बताया। जो एक सरक्रीक है, आपको पता है दोस्तों, ये 20,995 वर्ग किलोमीटर के आसपास एरिया है। इसमें से 9,065 जो वर्ग किलोमीटर एरिया है वो पाकिस्तान उसको अपने हिस्से में मानता है। भारत ने जो सीमा का निर्धारण माना है वो 24 डिग्री का उत्तरी अक्षांश के 23 किलोमीटर उत्तर को माना है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यह भारत और पाक की सीमा बने। इसको लेके आपको पता है क्या हो गया, ये विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। दोस्तों इसके बाद में आपको याद रखना है कच्छ का रण ये गुजरात में है ना, यहाँ पे बहुत सारी जो नदियां हैं वो जैसे लूनी नदी है जैसी और भी नदियां हैं कच्छ के रण में समाप्त हो जाती हैं और वो दलदली क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हमने देखा। अब जो सी पैक है उसके बारे में बात करते हैं। सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये जो चीन का जिन जियांग प्रांत के कासगढ़ से लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट तक यह अफ्रीका तथा मध्य
एशिया तक चीन की पहुंच को दर्शाता है। दोस्तों आपको पता है ये जो चीन का जिनजियांग प्रांत है उसमें काशगर है, वो जगह से लेके पाकिस्तान का बलूचिस्तान में एक गवादर पोर्ट है, गवादर पोर्ट तक ये सड़क मार्ग बनाई गई है। इसको चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी कहा जाता है। ये जो चीन है इससे चाइना इस रोड के माध्यम से अफ्रीका तथा मध्य एशिया तक जो कनेक्टिविटी है उसको सुनिश्चित करता है। लेकिन भारत इस पर विरोध करता है। क्यों? क्योंकि जो सी पैक है दोस्तों, ये सी पैक पीओके से होकर गुजरता है। कहां से गुजरता है? पीओके से होकर गुजरता है। और पीओके क्या है? पीओके भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों आपको पता है ये सियाचिन है, ठीक है, और ये सिंधु नदी जल समझौता है। आपको पता है सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को। ठीक है, विश्व बैंक की मध्यस्थता में। मध्यस्थता किसने की? विश्व बैंक ने। इसके बाद में आपको पता है यह भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एवं पाक प्रेसिडेंट यानी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खां के बीच में इस पे समझौता हुआ था। इसमें एक जो पूर्वी नदी है और एक पश्चिमी नदी है। पश्चिमी नदी में झेलम, चिनाब और सिंधु नदी, जबकि पूर्वी में रावी, व्यास तथा सतलुज नदी हैं। इसका जो जल है भारत 20% तक क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हाल में हुआ क्या है? ये तो हमारा समझौता था, ठीक है, लेकिन अभी हाल में क्या हुआ? भारत का जो पहलगाम है, पहलगाम में आतंकवादी घटना देखने को मिली और भारत ने क्या किया? जो सिंधु नदी जल समझौता है उसको कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? कैंसिल। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद में दोस्तों हमने देखा जो सिंधु नदी जल समझौते के बाद में आता है सियाचिन को लेके, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जो ग्लेशियर है ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। दोस्तों कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है। एक तो आप ये याद रखिएगा, ये आपको पता होगा दुनिया का, या अगर अंटार्कटिका को छोड़ दे, दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर है। दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 72 किलोमीटर और जबकि चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर है। आप ये चीज़ें याद रखिएगा। इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है? इसमें जो कराकोरम क्या है? कराकोरम उच्च मार्ग यहीं से गुजरता है। दोस्तों सियाचिन है, इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक है उत्तर पश्चिमी, एक है दक्षिण पूर्व। ये 2 भाग हैं। आपको पता होगा दोस्तों जो नुब्रा घाटी है, नुब्रा घाटी कराकोरम ग्लेशियर से निकलती है, नुब्रा घाटी। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। और भारतीय जो थल सेना है वो नुब्रा घाटी के रास्ते ही कहाँ पहुंचती है? सियाचिन ग्लेशियर में पहुंचती है। आपको पता होगा जो भारत के हिस्से में है
कौन सा? एक तो गैसर ब्रूम, और दूसरा है साल्टेरो, साल्टेरो, और तीसरा है बिला फोंडला। ये दोस्तों दर्रे हैं। क्या ये? दर्रे। ठीक है, ये दर्रे भारत में हैं। जबकि आपको पता होगा खुंजरेव, ये है खुंजरेव। ये खुंजरेव दर्रा पीओके में है। कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? जो खुंजरेव दर्रा है ना, वहां से जो जापान के जो पर्वतारोही थे उनको अप्रूवल दे दी। किसने? पाकिस्तान ने। खुंजरेव दर्रे से होके 70 जापानी पर्वतारोही को अनुमति दे दी, और $1 मिलियन क्या है, जो पर्वतारोही टैक्स है उसकी वसूली की। ठीक है, यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा युद्ध स्थल भी है। आप ये चीजें जरूर याद रखिएगा। 1984 में हुआ क्या? 13 अप्रैल को जब भारत को पता चला कि उन्होंने निरीक्षण केंद्र भी बना दिया था। पाकिस्तान की सेना ने क्या बना दिया? पाक सेना ने सियाचिन में निरीक्षण केंद्र बना दिया। निरीक्षण केंद्र। तब भारतीय सेना वहां पहुंची। आपको पता होगा 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया। ऑपरेशन मेघदूत चलाया, पाक सेना को पीछे धकेला। तो दोस्तों ये चीज आप याद रखिएगा, जो सियाचिन ग्लेशियर था। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पे जो सिया कांगड़ी है, गैसर ब्रूम जो चोटी है, उस पर चढ़ने की अनुमति दी थी। और ये किसके अंडर में था? ये भारत के अंडर में था। दोस्तों हमने पाकिस्तान के बारे में जो विवाद वगैरह था उसको देखा। उसके बाद हम बात करते हैं भारत और नेपाल के बीच। भारत और नेपाल के बीच जो सीमा की लंबाई है वो 1751 किलोमीटर है। आपको पता होगा 1814 से 1818 बीच में एक संधि हुई थी, सागौली की संधि। उससे क्या हुआ? भारत और जो नेपाल की सीमा है उसका निर्धारण किया गया। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में आपको पता है कौन कौन से राज्य टच करते हैं? एक करता है उत्तराखंड करता है, उत्तर प्रदेश करता है, बिहार करता है, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल, ये राज्य टच करते हैं। और जो सबसे ज्यादा भारत और नेपाल की सीमा बनाता है वो बिहार राज्य है। 729 किलोमीटर की सीमा लगती है। दोस्तों आपको पता होगा भारत और नेपाल के बीच में जो उत्तराखंड में एक लीपुल एक दर्रा है, एक काली नदी है और एक लिम्पियोधुरा ये जगह है। इनको लेके भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। भारत का अच्छा मित्र पड़ोसी देश है। भारत और नेपाल की जो सीमा है, ठीक है, वह ओपन बाउंड्री है। और आपको पता होगा भारत नेपाल की जो सीमा है उस पर कौन सी फोर्स काम करती है? एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। क्योंकि दोस्तों एक बार मध्य प्रदेश सिविल सेवा था ना, वहाँ पे एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि भारत बांग्लादेश की जो सीमा है उस पर कौन सी फोर्स क्या यानी स्टेक किए हुए यानी कौन निगरानी करती है? तो वहाँ पे तो बीएसएफ कर रही थी, लेकिन यहाँ पे भारत नेपाल के बीच में क्या कौन कर रही है? एसएसबी। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा।
इसके बाद में हम बात करते हैं भारत और भूटान के बीच में। भारत और भूटान के बीच में जो सीमा की लंबाई है वो 699 किलोमीटर की है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और इसके बाद में आपको पता होगा सिक्किम पश्चिमी बंगाल, सिक्किम पश्चिमी बंगाल, सिक्किम पश्चिमी बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य हैं जो भारत और भूटान की सीमा का निर्धारण करते हैं। इसकी कुल लंबाई 699 किलोमीटर है दोस्तों, ये जरूर याद रखना है। 1949 की एक संधि के द्वारा एक ट्रीटी हुई थी, दोनों देशों के मध्य सैन्य सहयोग है भाई, दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग है। आप ये चीजें याद रखिएगा। अब तीसरी बात करते हैं जो लास्ट बच गया सतलज सीमा से जुड़ा हुआ, भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार, जो भारत म्यांमार की जो सीमा की लंबाई है दोस्तों वो 1643 किलोमीटर की है। कितनी? 1643 किलोमीटर की। आप इसको याद रखिएगा। भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो इसको टच करते हैं? एक है अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये राज्य सीमा बनाते हैं किसके साथ? भारत और म्यांमार की सीमा। आप इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। भारत और म्यांमार की सीमा में सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी लगती है? अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो दोस्तों अब हम जलीय सीमा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपने देखा सतलीय सीमा, ठीक है, उसमें आपको पता होगा जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा निर्धारण हुआ था वो डूरंड लाइन द्वारा, भारत पाकिस्तान की सीमा निर्धारण रेड क्लिफ आयोग द्वारा, भारत चीन की सीमा का निर्धारण मैकमोहन आयोग द्वारा, भारत बांग्लादेश का आपको पता होगा शून्य या जीरो लाइन, ठीक है। आपको पता होगा भारत नेपाल के बीच में सागौली की संधि के तहत सीमा का निर्धारण हुआ था। भारत भूटान के साथ आपको पता है एक मैत्री संधि हुई थी 1949 में। भारत और भूटान के बीच सैन्य सहयोग है, आप इसको ध्यान रखना है। अभी हमने क्या देखा? सतलीय सीमा। आपको पता होगा दोस्तों भारत की जो सतलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर मैंने बताया था। अभी बात करेंगे जलीय सीमा की लंबाई। जलीय सीमा की लंबाई दोस्तों, जो जलीय सीमा है इसमें अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की व्यवस्था के अनुसार इसको कितने भागों में बांटते हैं? इसको 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। पहला कौन सा है? पहला प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है। जो प्रादेशिक जल सीमा है दोस्तों इसकी जो आधार रेखा है, आधार रेखा से 12 समुद्री मील, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक। आपको पता है एक समुद्री मील की वैल्यू कितनी होती है? 1.8 किलोमीटर। आपको ये याद रखना है। इसमें भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, यानी सारे अधिकार हैं। और ये एरिया कितना है दोस्तों? 1,93,834 वर्ग किलोमीटर है। आप ये ध्यान रखिएगा। और जो आधार रेखा होते हैं ना दोस्तों, आपको पता है जो कोस्ट होते हैं, तट होते हैं, वो टेढ़े मेढ़े होते हैं।
उनको जो मिलाने वाली जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? आधार रेखा। और जो प्रादेशिक जल सीमा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल सी। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जो दूसरा है वो संलग्न क्षेत्र है। संलग्न क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र को कंटिजियस, कॉन्टिजियस जोन, कंटिजियस जोन। आपको पता है दोस्तों, आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक भारत का अधिकार क्षेत्र में आती है। अधिकार क्षेत्र में आती है, ये आपको याद रखना है। भारत में यहाँ पे कौन से राइट हैं? भारत में यहाँ पर साफ सफाई, यानी साफ सफाई करवा सकते हैं। साफ सफाई, सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी उगा सकते हैं। सीमा शुल्क आपको यह भी याद रखना है। और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। वित्तीय अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों ये याद रखना है, ये प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल सी, ये संलग्न क्षेत्र कॉन्टिजियस जोन। ठीक है, ये इसके बाद में जो तीसरा है, तीसरा क्या आता है? आर्थिक अनन्य क्षेत्र। क्या होता है? आर्थिक या फिर अनन्य, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं EEZ। EEZ, इसमें क्या है दोस्तों? इसमें याद रखना है 200 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक इसका एरिया होता है। 200 समुद्री मील तक आपको ध्यान रखना है। इसमें अनुसंधान, नए अनुसंधान, रिसर्च बोलते हैं, द्वीप यानी कि आइसलैंड की खोज कर सकते हैं। और वैज्ञानिक गतिविधियां, वैज्ञानिक गतिविधियां हैं, इनका काम कर सकते हैं। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आपको पता है दोस्तों, जो जलीय सीमा की लंबाई तो मैंने वैसे पहले करवाई थी, ठीक है, लेकिन फिर बता देता हूं। 7516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और मैंने पहले भी आपको बताया था, HCS 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जो है दिल्ली पुलिस वगैरह, इसमें भी बहुत बार इसको पूछा गया है। ठीक है, इसमें जो 6100 किलोमीटर है वो स्टेट का है, और जो बाकी बच गया है वो किसका है? वो द्वीपों समेत, द्वीपों समेत। दोस्तों मैं एक बात और बोलूंगा, अभी भारत सरकार के द्वारा जो जलीय सीमा है उसकी एक बार पुनः यानी मपाई हुई है, इसको माप किया गया है और नए आंकड़े आए हैं, उसको आप एक बार जरूर देखिएगा गूगल करके। ठीक है, जो हमारी जलीय सीमा की न्यू लंबाई या न्यू लेंथ है उसके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा राज्य जलीय सीमा में कौन सा है? गुजरात। सबसे बड़ा राज्य गुजरात है, और सबसे छोटा राज्य गोवा है। दोस्तों ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अभी जल की बात हो रही है तो हमारे पड़ोसी देश भी हैं, जैसे मालदीव हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया, या फिर हमारा जो पड़ोसी देश है इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, इन सब का भी हमें एक बार कर करके देखेंगे। दोस्तों हमने देखा जो जलीय सीमांकन है, इसमें हम अब क्या देखेंगे? भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश जो जल में है, यानी कि महासागर यानी कि जलीय सीमा लगती है जिनके साथ, उसके बारे में इसमें आपको पता है। एक तो भारत श्रीलंका है, दूसरा भारत म्यांमार, तीसरा भारत इंडोनेशिया, चौथा है
भारत और मालदीव, ये हमारे पड़ोसी देश है दोस्त। आपको पता है भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि, क्या पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका की सीमा का निर्धारण होता है। आपको पता है आदम ब्रिज, आदम ब्रिज यहीं पे स्थित है। आपको यह भी पता होगा जो आदम ब्रिज के उत्तर में क्या है, पाक खाड़ी, और दक्षिण में क्या है, मन्नार की खाड़ी है। यह आप दोस्तों जरूर याद रखिएगा। अभी हम बात करते हैं भारत और म्यांमार के बीच में। दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच में क्या है, 14.5 डिग्री का चैनल है। 14.5 डिग्री का, 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल। यह क्या करता है, भारत को म्यांमार से अलग, यह आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं भारत और इंडोनेशिया की। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का क्या है, सुमात्रा द्वीप, ठीक है। ग्रेट चैनल द्वारा, ग्रेट चैनल द्वारा भारत इंडोनेशिया को अलग करता है। और इसका जो 6 डिग्री चैनल है ये भी भारत और इंडोनेशिया को दोस्तों अलग करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी बात करते हैं मालदीव की। तो भारत और मालदीव हैं, आपको पता है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल भारत का लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का एक छोटा द्वीप है मिनिकॉय, मिनिकॉय मालदीव को अलग 8 डिग्री चैनल करता है, 8 डिग्री चैनल करता है। तो दोस्तों ये याद रखना है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा जल से भी लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों भारत, आपको पता है भारत की राजनीतिक इकाइयों के बारे में। भारत की राजनीतिक इकाई क्या है, भारत की राजनीतिक इकाइयां, भारत आपको पता है दोस्तों 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है, बक्सर की लड़ाई, पहले पलासी की लड़ाई हुई 1757 में, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, 65 में इलाहाबाद की संधि के तहत क्या किया, बंगाल का जो गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बना था। और वहां से क्या होता, अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया था। तब से लेके अब तक क्या स्थिति आ रही है आपको पता है। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ठीक है। राजनीतिक इकाई के रूप में हम क्या देखेंगे, इसमें हम दोस्तों ये देखेंगे जो 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ था, भारत में बहुत सारी भाषाई व अक्षेत्रीय विविधताएं थी, ठीक है। तो आपको पता ही होगा एक कमीशन बैठाया था, श्री धर कमीशन या धर आयोग बोलते इसको, धर आयोग। धर आयोग का काम क्या था, ये सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग था। उसके बाद में जेवीपी समिति बनी थी, ठीक है। और लास्ट में आपको पता होगा एक आंध्र प्रदेश का कोटाबी सीतारामुलू, उसने आमरण अनशन पे बैठ गया था, ठीक है। और 57 दिन की भूख के बाद, भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो गई, सरकार दबाव में आ गई। और दबाव में आके आपको पता ही होगा आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। कौन सा था, आंध्र प्रदेश, प्रदेश पहला राज्य था भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर। दोस्तों ये आपने देख लिया, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना दिया, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, ठीक है। परमानेंट ये सॉल्यूशन नहीं था। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको पता है
एक कमीशन का गठन किया था, किसकी अध्यक्षता में? फजल आली की अध्यक्षता में। ठीक है, क्या बना था? एक आयोग। और इसके 2 सदस्य और भी थे। कौन कौन थे? के.एम. पनिक्कर, H.N. कुंजरू। ये एक आयोग का गठन किया। ये और इसने ये 1953 में किया था भाई। कब किया था? 1953 में। 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और इसने भाषा व धार्मिक आधार पर राज्यों का बंटवारा न करके प्रशासनिक सुविधा के अनुसार ही राज्यों का बंटवारा हो, इसने अपनी रिकमेंड किया था। ठीक है, इसके बाद में हुआ क्या दोस्तों? जब भारत आजाद हुआ था या फिर ये कमेटी बनी थी, उस टाइम पे 14 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 14 प्रांत थे भारत में। और यूटी थे, यानी कि भारत को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? 1953 में पहला राज्य कौन सा बनाया था? आंध्र प्रदेश। आप ये जरूर याद रखिएगा। गुजरात, इधर लिख देता हूं, गुजरात 1960 में किससे अलग किया था? जो बॉम्बे है, जो बॉम्बे प्रांत था, गुजराती भाषी गुजरात, मराठी भाषी महाराष्ट्र, 2 राज्य बने थे। आपको पता होगा दोस्तों, उसके बाद नागालैंड बना था। 1963 में क्या बना था? नागालैंड बना था। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1966 में हरियाणा बना। 1966 में क्या बना? हरियाणा। 1971 में हिमाचल प्रदेश बना, हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, 1971 में हिमाचल हुआ था। तो 1972 में 3 राज्य बने थे नए। कौन कौन से थे? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में 1975 में सिक्किम, 1975 में सिक्किम। और 1987 में 3 राज्य फिर बने हैं दोस्तों। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और तीसरा गोवा। गोवा दोस्तों पहले यूटी बनाया था, यूनियन टेरिटरी, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया है इसको। अब हम बात करेंगे 1987 के बाद में 2000 में फिर 3 राज्य बने थे। 3 राज्य कौन कौन से थे? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और लास्ट में क्या बच गया? झारखंड, जो बिहार से अलग हुआ था। दोस्तों ये पता होना चाहिए किस किस में से अलग हुए हैं। झारखंड बिहार से अलग हुआ था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ एमपी या मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ये आप जरूर याद रखिएगा। और कई बार इनकी डेट भी पूछ लेते कब हुए थे। 1 नवंबर को, 9 नवंबर को और ये 15 नवंबर को। आपको पता होगा दोस्तों, 1 नवंबर को ही हरियाणा भी बनाया था 1966 में। 1 नवंबर को इसका भी निर्माण हुआ था छत्तीसगढ़ का। इसका मतलब क्या हुआ? हरियाणा व छत्तीसगढ़ जो राज्य हैं उनका जो जन्म है 1 नवंबर को ही है। इसके बाद में हम बात करेंगे, ये 2000 की बात हो गई। अब तेलंगाना दोस्तों 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना नया प्रांत बना, ये पता होगा आपको। और 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर क्या बना दी? 2 यूटी। क्योंकि इसी दिन क्या किया था? धारा 370 भी हटा दी थी। दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा। और इसके बाद में 26 जनवरी 2020 को
26 जनवरी 2020 को जो दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली तथा दमन एंड दीव को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया या इनको मिला दिया। तो आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति दोस्तों ये है, भारत में 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों इस पे जरूर आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन वाले थे, वो भारत में जो सत्ता का हस्तांतरण था वो करके चले गए थे। अभी भी भारत की कुछ ऐसी बस्तियां थी जो विदेशी प्रभुत्व में थी। अब हम बात करेंगे विदेशी क्षेत्रों का सीमांकन कैसे हुआ था। विदेशी क्षेत्रों का सीमांकन, देखो विदेशी क्षेत्र कौन कौन से थे दोस्तों, हम एक एक करके बात कर लेते हैं। गोवा, ये आपको पता होगा। दमन एंड दीव, ठीक है, गोवा, दमन और दीव, ठीक है। ये किसके अंडर में थे? ये फ्रांसीसियों के। किसके अंडर में थे ये? फ्रांसीसियों के। फ्रांसीसियों के अंडर में काम कर रहे थे। और इसके बाद में पांडिचेरी, पांडिचेरी फ्रांसीसी। और इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, ये छोटे मोटे वो भी थे, ठीक है। जो गोवा है ना दोस्तों, गोवा पे सेना कार्रवाई की गई थी। कब? 11 अगस्त 1961 को क्या की गई थी? सेना कार्रवाई। और इस सेना कार्रवाई में आपको पता ही होगा 19 दिसंबर 1961 को गोवा की मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1967 में जब वोटिंग कराई गई वहां पे जनमत संग्रह बोल सकते हैं, जनमत संग्रह में गोवा ने महाराष्ट्र में मिलने से इनकार कर दिया था। तो आपको पता होगा दोस्तों, इसमें एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? मई 56वां संविधान संशोधन से जो गोवा क्या बना? 25वां राज्य। और जब ये जनमत संग्रह करवाया गया था, जब शामिल नहीं हुआ था, तो 7वां यूटी बना था, यूनियन टेरिटरी बना था भारत का। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है 1987 में। इसके बाद में हम बात करते हैं दादरा नगर हवेली दमन और दीव। दादरा नगर हवेली, इधर ही लिख देता हूं, दमन एंड दीव, ठीक है। इस पे आपको पता होगा एरिया तो, ठीक है। और ये तो 11 अगस्त को करवा दिया था। दादरा नगर हवेली कब हुआ? दमन और दीव 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को ये सारे के सारे स्वतंत्र करा दिए थे। अभी जो पांडिचेरी है, जो पांडिचेरी दोस्तों जो मुख्य है पांडिचेरी, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। इसके बाद में कराईकल है। क्या है? कराईकल एक द्वीप है। और ये कहाँ पड़ता है? कराईकल, कराईकल पड़ता है दोस्तों। ये भी तमिलनाडु का पार्ट है। और यनम आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का पार्ट है यनम। माहे केरल का। तो दोस्तों ये याद रखना है, ये जो कराईकल पांडिचेरी जो मेन है ये तमिलनाडु का पार्ट है। आंध्र प्रदेश में यनम है, माहे अपना केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। इस तरह से क्या हुआ था, इनको भारत में मिला लिया था। इस तरह से क्या हुआ, विदेशी जो सीमांकन है वो पूरा हुआ था। दोस्तों हमने इसको कंप्लीट किया, ठीक है। आपको पता होगा हमने भारत का जो भौतिक या फिर जो नामांकन वगैरह पढ़ा, अवस्थिति विस्तार के बारे में पढ़ा, सीमाएं पढ़ी, आपने जलीय सीमा को अलग से पढ़ा, सतलीय सीमा के बारे में अलग से पढ़ा।
इन सब का विवरण करने के बाद जो विदेशी समेकन था उसको पढ़ा। तो अभी दोस्तों आपको ना ये याद रखना है, जो राज्य और राजधानी है ये आपसे अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है सभी जो राज्य व राजधानी के बारे में, आप इसको होमवर्क के रूप में देखना है। और दोस्तों ये जो वीडियो बनाई है इसमें हमने क्या देखा, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद में जो कल वीडियो होगी जो भूगर्भिक इतिहास है भारत का, यानी कि भारत का भूगर्भिक इतिहास, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।